नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेंट्रल मिशन पर, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर और गणित इस विषय को लेकर। तो एक बार फिर से संस्कृत की एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और वो है आपके स्पंदना इस बुक के द्वादश पाठ यानी कि 12वें पाठ, जिसका नाम है मरु सौंदर्यम। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मधुर पाठ है। ये भी मरुस्थल के सौंदर्य के बारे में, इसके पाठ परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको विदित कर दूं कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो रेगिस्तान का है, राजस्थान का, उसमें जो मरुस्थल का हमारा प्रदेश है, बालू का स्तूप, बालू का के टेले, और जो कितना मनोहर है, उसका सौंदर्य कैसा है, मरुस्थल के प्रदेश की विशेषता, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, उस पाठ को संस्कृत इस विषय में कवियों ने श्लोकों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। हमारे विशिष्ट कवि राजस्थान के पद्मश्री श्री कन्हैयालाल सेठिया ने एक गीत की रचना की थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, धरती दोहरारी, और उसी की भांति एक हमारी संस्कृत की इस पाठ्यपुस्तक में भी मरु सौंदर्यम इस शीर्षक से एक पाठ लिया गया है। तो पाठ परिचय को आप देख लें एक बार। हम शुरू करते हैं डायरेक्ट पाठ को, बिना किसी समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं मरु सौंदर्यम इस पाठ को। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और पसंद यदि आपको आए तो अपने मित्रों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं, क्योंकि ये वक्त है संस्कृत पढ़ने का। पाठ का शीर्षक है मरु सौंदर्यम। मरु यानी मरुस्थल प्रदेश का, सौंदर्यम यानी सौंदर्य। पहला श्लोक है कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयं चरकेश्वरेण स्नेहार्द भाव करसेविष्टः शुष्कोऽपि नित्यं सरसः सदेश। ऐसा ये श्लोक है और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखकर इसके अर्थ को बनाने की कोशिश करते हैं। और आप इसके अर्थ को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, साथ में उसे नोट कर सकते हैं, कठिन शब्दार्थों को लिख सकते हैं। तो किताब और पेन कॉपी को आप लेकर बैठें। लिखा है कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण। अयम माने यह है, यह जो मरुस्थल है, अयम माने विशेषण है। अयम यह मरुस्थल आचार्य चरक के द्वारा, जो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, ऐसे आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसितो हो, यानी प्रशंसित है। जिन्होंने आचार्य चरक ने जिस मरु प्रदेश की प्रशंसा की है, और फिर लिखा है कि स्नेहार्द भाव कर सेविष्ट। स्नेहार्द, अब इस स्नेहार्द शब्द के आपको, स्नेहार्द भाव कर सेविष्ट, इस शब्द के आपको दो अर्थ दिखाई दे। स्नेह से परिपूर्ण कौन? मरु प्रदेश कैसा है? स्नेह यानी प्रेम से परिपूर्ण है, भाव कर रस से सेविष्ट है, और भाव कर यानी प्रेम के भावों से, विशिष्ट प्रेम के भावों के गुणों से, यानी वहाँ के जो लोग हैं वो प्रेमी हैं, रस युक्त है, भावुक हैं, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं। और शुष्को अपि, शुष्क होते हुए भी, अपि माने भी, शुष्को अपि माने शुष्क होते हुए भी, नित्यम, नित्यम यानी हमेशा, सरस माने रसीला है, सरस माने रस के सहित है, सह देश है यानी वह देश, वह मरुस्थल का देश आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है। जो कैसे आचार्य? शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है, और स्नेहार्द भाव कर सेविष्ट है, और स्नेह और भाव से विशिष्ट गुणों से जो युक्त है, या फिर यूँ कहें कि घृत
घी, मक्खन और चिकनाई आदि सभी पदार्थों से जो परिपूर्ण है। ऐसे दो अर्थ हैं भाव कर सेविष्ट के। तो भाव कर सेविष्ट माने चिकनाई के जो सारे पदार्थ हैं, घी, छाछ, घी, ऐसे सारे पदार्थों से जो परिपूर्ण है, और रसों से और प्रेम आदि से जो परिपूर्ण है, ऐसा जो मरुस्थल है वो नित्यम हमेशा शुष्को अपि, सूखा होते हुए भी सरस है, यानी बहुत मधुर है वो मरु प्रदेश। तो हमारे मरुस्थल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे अपने ये 8 श्लोक हैं। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, गाने का उसे प्रयास करेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो भी आप गाएं, और आपको बहुत अच्छा लगता है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंटों से, आपके इन अच्छे अच्छे कमेंटों से हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और हमें संबल मिलता है अगले पार्ट को भी बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने का। तो आप बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। तो लिखा है कि मरु सुवर्णो नहि एन दृष्ट किम तेन दृष्टम कुचितम सुदृश्यम स्फुटम मरोः भान्ति सुमेरुशृङ्गाः शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्या शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्या मरुः सुवर्णो न हि एन दृष्टः। दृष्ट माने देखा गया, दृष्ट माने देखा गया, एन माने जिसके द्वारा, मरु सुवर्ण यानी मरु सुवर्ण यानी मरुस्थल के सुवर्ण को, मरुस्थल के सुनहरे वर्ण को, मरुस्थल के पीले वर्ण को, बालू का युक्त उस मरुस्थल के सुवर्ण को न ही एन दृष्ट है, जिसके द्वारा नहीं देखा गया। मरु सुवर्णो न ही एन दृष्ट है, मरुस्थल के सुवर्ण को, सुनहरे वर्ण को जिसके द्वारा नहीं देखा गया। तो किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम, सुदृश्यम यानी अच्छा दृश्य, कुचितम यानी कहाँ, दृष्टुम माने देखा गया, तेन माने उसके द्वारा। तो फिर अच्छा दृश्य उसके द्वारा कहाँ देखा गया? यदि जिसके द्वारा मरुस्थल के सुवर्ण को नहीं देखा गया तो फिर उसके द्वारा अच्छा दृश्य कहाँ देखा गया? इतना मधुर और इतना बहुत ही मनमोहक है हमारा मरुस्थल, जिसकी विशेषता आपको इस पाठ में वर्णित की गई है कि मरु सुवर्णो नहि एन दृष्ट किम तेन दृष्टम कुचितम सुदृश्यम। मरुस्थल के सुंदर वर्ण को जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहीं और अच्छा दृश्य कहाँ देखा गया? क्यों? क्योंकि स्फुटम मरु भान्ति सुमेरुशृङ्गा शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्या। नीचे की लाइन का अर्थ देखते हैं मित्रों। स्फुटम मरो भान्ति सुमेरुशृङ्गा। स्फुटम मरु, मरो भांति यानी चमक रही है, भांति यानी चमक रही है, मरो यानी मरुस्थल में, सुमेरु श्रृंगाः, सुमेरु श्रृंगाः, सुमेरु पर्वत की, श्रृंगा माने चोटियाँ, सुमेरु एक पर्वत का नाम है और श्रृंगा माने चोटियाँ, सुमेरु पर्वत की चोटियाँ, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, भांति माने चमक रही है। सुमेरु पर्वत की चोटियों के समान जो मरुस्थल में रेत के टीले हैं, उनकी चोटियाँ कैसी? उन रेत के टीलों की चोटियाँ या उन रेत के कणों की चमक, स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से, भांति माने चमक रही है। और उस चमक को शिलासु कृष्णासु न ते हि मृग्या। कृष्णासु शिलासु काली शिलाओं में, शिलासु कृष्णासु यानी काली शिलाओं में, न ते ही मृग्या, मृग्या माने खोजा जा सकता है, न माने
नहीं, ते माने उसको, उस चमक को, उस मरुस्थल की चमक को शिलासु कृष्णासु पर्वतों की काली शिलाओं में न मृग्या, नहीं खोजा जा सकता। इसलिए जो वहाँ की चमक है वो स्पेशल है, अलग है। वहाँ पर्वत की चोटियों की जो चमक है, वहाँ के रेत के टीलों की जो चमक है, उस रेत के टीलों की चमक को पर्वतों की काली शिलाओं में नहीं खोजा जा सकता। इसलिए उन्होंने ऊपर की लाइन में बताया कि मरु सुवर्णो नहीं एन दृष्ट किम तेन दृष्टम कुचितम सुदृश्य। यानी कि उन मरुस्थल की रेत के टीलों को की उस प्रदेश को, उस धरा को देखने में, उस धरा को जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसने अच्छा जीवन में कभी दृश्य नहीं देखा। तो आप भी यदि मरुस्थल को देखना चाहते हैं तो ज़रूर उसको देखें। बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छा प्रदेश हमारे राजस्थान प्रदेश का। आगे का श्लोक देखते हैं। ये श्लोक तो आपको बहुत पसंद आया होगा मित्रों। इसका हिंदी अनुवाद आपको नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो कठिन शब्दों को आप लिख सकते हैं। आगे का श्लोक देखते हैं। लिखा है कि रम्मे क्वचित से कतव प्रसानौ सुकोमले बास्वती हेमवर्णे प्रहतः प्रदोषे च सुखमे स्थितानां केषां न चेतांसि विकासवन्ति केषां न चेतांसि विकासवन्ति। रम्यः क्वचित सेकतवप्रसानौ। रम्य यानी रमणीय, क्वचित माने कहीं, क्वचित माने कहीं, तो कहीं रम्य यानी रमणीय। सैकत वप्र सानो, सैकत वप्र सानो यानी सैकत यानी बालू, वप्र यानी रेत के, और सानो माने टीले। रम्य माने सुंदर लग रहे हैं, क्वचित माने कहीं, कहीं कहीं बालू रेत के जो टीले हैं वो रम्य यानी सुंदर लग रहे हैं। कहाँ? हमारे मरुस्थल में कहीं कहीं जो बालू रेत के टीले हैं वो रम्य यानी सुंदर लग रहे हैं। और सुकोमले बास्वती हेमवर्णे, सुकोमले यानी कोमल है, बहुत ही कोमल लग रहे हैं। हेमवर्णे यानी हेम वर्णे यानी सोने के, हेम मन होता है सोना, और सोने के वर्ण के समान, सोने के वर्ण के समान भास्वती यानी चमक रहे हैं। भास्वती माने चमक रहे हैं। जो क्या चमक रहे हैं? बालू रेत के टीले। तो रम्य क्वचित से कतव प्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे। सुकोमले यानी बहुत ही कोमल, हेमवर्णे यानी सोने के वर्ण के समान बालू रेत के जो टीले हैं, भास्वती यानी चमक रहे हैं, और रम्य माने मनोहर लग रहे हैं। क्वचित माने कहीं कहीं, कहीं कहीं बालू रेत के टीले चमक रहे हैं और हेम वर्ण की तरह लग रहे हैं। और आगे लिखा है कि प्रातः प्रदोषे च सुखमे स्थितानां, प्रातः प्रदोषे च सुखमे स्थितानां केषां न चेतांसि विकासवन्ति। प्रातः, प्रातः माने प्रातःकाल, प्रातःकाल, और प्रदोषे, प्रदोषे माने सायंकाल। प्रातः माने प्रातःकाल और प्रदोषे माने सायंकाल। बालू रेत के जो टीले हैं, बालू रेत के टीले सुंदर लग रहे हैं, चमक रहे हैं,
और प्रातः माने प्रातः काल है, प्रदोषे यानी सायंकाल में सुखम स्थितानाम, सुख पूर्वक स्थित मनुष्यों के लिए, सुख पूर्वक बैठे स्थानाम यानी बैठे हुए मनुष्यों के लिए, कैसाम न चेतांसी विकासवंती, विकासवंती बना आनंदित करते हैं। कैसाम यानी किस प्रकार के, चित्तम यानी चित्त को आनंदित नहीं करते। कौन? वो जो बालू रेत के टीले हैं, जो सुकोमल हैं, चमक रहे हैं, हेम वर्ण के समान चमक रहे हैं, ऐसे बालू रेत के टीले प्रातः माने प्रातःकाल और सायंकाल में सुखपूर्वक बैठे हुए किस प्रकार के चित्त को आनंदित नहीं करते, अर्थात सभी प्रकार के चित्तों को आनंदित करते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अब देखते हैं मित्रों आगे का श्लोक, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें लिखा है कि सहसीतलोह गंधवः समीर सहती तिराणाम मधुरो विरावः तत्नर्तनंबर विभूषणानाम समुत्प्लुति साचकुरंगमाणाम सह शीतलोह गंधवः समीर। स माने वह, भाई मरुस्थल की सारी विशेषताएं बता रहे हैं कि भाई आचार्य चरक के द्वारा एक तो ये प्रशंसित है, स्नेह और भाव के रसों से परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा शुष्क होते हुए भी बहुत सरस है, और फिर दूसरे में बताया कि मरुस्थल के सौंदर्य को जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहीं भी अपने जीवन में अच्छा दृश्य नहीं देखा गया। जहाँ पर मरुस्थल के उन टीलों की जो चोटियाँ हैं वो सुमेरु पर्वत के समान लग रही है, और उनको पर्वतों की काली गुफाओं में नहीं खोजा जा सकता। और फिर बताया कि जो बालू रेत के टीले हैं मरुस्थल में सुकोमले भास्वती हेम वर्णे और रम्य, भास्वती यानी चमक रहे हैं, सुकोमल माने अच्छी प्रकार से बालू रेत के टीले, और उन बालू रेत के टीलों पर प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम, प्रातः माने प्रातः काल में, प्रदोषे माने सायंकाल में, सायंकाल में माने जब सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा आने वाला है उस काल में, और प्रातः काल में जब चंद्रमा अस्त हुआ और सूर्य आने वाला है उस काल में सुखपूर्वक बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के चित्त को आनंदित कर देता है। ऐसा हमारा मरुस्थल है। अगला श्लोक तो लिखा है कि सह शीतलोह गंधवः समीर। सह माने वह, शीतलोह शीतल, शीतलो माने शीतल, गंधवः समीर, समीर माने वायु, वहाँ की जो हवा है वह कैसी है, गंधवः माने सुगंध को धारण किए हुए, गंधवः माने सुगंध को धारण करने वाली वहाँ की वायु है, और कैसी है, शीतल है। वो शीतल सुगंध से परिपूर्ण वायु, कहाँ की, मरुस्थल की, मरुस्थल की वो सुगंध से परिपूर्ण वायु, और सहती तिराहणाम मधुरो विराव। स माने वह तित्तिराणाम यानी तीतरों का, तित्तिराणाम यानी तीतरों का, मधुरोह यानी मधुर, कुरावह यानी कुंजन, कुरावह यानी कुंजन, तीतरों का वो मधुन कुंजन, सुगंधित और शीतल वायु, तीतरों का वो मधुर कुंजना। और फिर लिखा है विरावह, विरावह तो कुंजना, और तत् नर्तनंबर विभूषणानाम, नर्तनम, तत् माने वह, नर्तनम माने नृत्य करना, किनका, बहर विभूषणानाम यानी मोरों का, मोरों का वह नृत्य करना, और समुत्प्लुति यानी उछल कूद करना, कुरंगमाणाम यानी हिरणों का, कुरंगमाणाम यानी, कुरंग माने हिरण और कुरंगमाणाम यानी हिरणों का, समुत्प्लुति यानी उछल कूद करना, बहर विभूषणानाम
यानी मोरों का, नर्तनम यानी नृत्य करना, और तित्तिराणाम तीतरों का विरावह माने कूंजन करना, और फिर सह शीतलोह गंधवह समीर है, वह शीतल वायु से, शीतल और सुगंधित वायु से जो स्थित है, जो युक्त है, ऐसे मरुस्थल को, ऐसा जो मरुस्थल है, कैसा न चेतांसी विकासवंती, किस प्रकार के चित्त को आनंदित नहीं करता, अर्थात सब प्रकार के मनुष्यों के मन को और मस्तिष्क को आनंदित करता है, ऐसा हमारा मरुस्थल है। ये श्लोक भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे का देखते हैं, मरुस्थल की विशेषता के बारे में क्या कहा है कवि ने। तो लिखा है कि तह तुंदिला स्वाधुरसा कलिंगा, सा सारथी चंचल चंद्रिकाच, स्फुरति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु, क्रमेलकानां गतश्चतास्ताम्। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। और फिर बताया वहाँ की विशिष्टता को कि ते माने वे स्वादुरसा कलिंगा, स्वादुरसा कलिंगा, स्वादु यानी स्वाद में, रसा माने रसीले, कलिंगा माने कलिंगा के फल। कलिंगा मित्रों आपको मैं बता दूं कि कलिंग का फल कहते हैं, कलिंग माने मतीरा, जिसको आप तरबूज भी कह सकते हैं, मतीरा या तरबूज। और ते माने वे, ते तुंदिला, तुंदिला, तुंदिला माने मोटे मोटे, तुंदिला माने मोटे मोटे, ते माने वे, तुंदिला माने मोटे मोटे। तुंदिला जैसे हम कोई भी मोटा होता है तो उसे तुंदिला कहते हैं, तो संस्कृत में भी उसके लिए तुंदिला है, यानी मोटे मोटे बड़े बड़े तरबूज। कैसे? कलिंगा माने तरबूज के फल, मतीरे के फल। और कैसे? तो स्वादुरसा, स्वादुरसा यानी स्वाद में रसीले वो मरुस्थल के मोटे मोटे मतीरे के यानी तरबूज के फल। और साह, और फिर लिखा है कि सा सारथी चंचल चंद्रिकाश, सा माने वह, सा माने वह, सारथी, सारथी माने शरद ऋतु की चंचल चंद्रिका, चंद्रिका माने चांदनी, चंद्रिका माने चांदनी, तो सारथी माने शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी। स्वादुरसा कलिंगा, स्वादु तुंदिला यानी मोटे मोटे स्वाद में रसीले वो मतीरे के यानी तरबूज के फल। और साह सारथी ही चंचल चंद्रिका च, और शरद ऋतु की वे चंचल चांदनी। और फिर आगे लिखा है कि स्फुरति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु, क्रमेलकानां गतश्चतास्ताम। स्फूर्ति, अब तीन शब्द हैं, एक समान है, स्फूर्ति, स्फुरन्ति, स्फुरगावलीषु, तो तीनों का अर्थ हम देखेंगे। देखते हैं स्फूर्ति, स्फूर्ति माने फुर्ती, स्फूर्ति माने फुर्ती। फिर स्फुरन्ति, स्फूर्ति के बाद में स्फुरन्ति, स्फुरन्ति माने स्फुरण, स्फुरण यानी स्पंदन, चहचहाना जिसको हम कह सकते हैं। और स्फुरगावलीषु, स्फुरगावलीषु यानी कि पक्षियों की पंक्ति का। स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु यानी फुर्ती किनकी? पक्षियों की पंक्ति की, वह स्फुरण की यानी चहचहाट की। यानी बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, कहाँ? मरुस्थल में। मरुस्थल में बहुत सारे एक लाइन से पक्षी बैठे हुए हैं, और उनकी जो फुर्ती से स्फुरण है,
चेचा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेचा रहे हैं। और उन पक्षियों की पंक्ति का जो फुर्ती से स्फुरण है वो भी कितना मनोहर लग रहा है। और आगे फिर लिखा है कि क्रमेल का नाम, क्रमेलक, क्रमेलक माने मित्रों होता है ऊंट, क्रमेलक यानी होता है ऊंट। और ऊंट बहुत बड़ी विशेषता है राजस्थान के उस रेगिस्तान की, उस मरुस्थल के प्रदेश की। और क्रमेल का नाम यानी ऊंटों की गतय, गतय माने चाल, गतय माने चाल, ऊंटों की वो चाल बहुत ही मधुर लगती है। कैसाम न चेतांसी विकासवंती, किस प्रकार के चित्त को आनंदित नहीं करती। तो स्वाद में रसीले वो मोटे मोटे तरबूज के फल, शरद ऋतु की वो चंचल चांदनी और स्फुरण करती हुई फुर्ती से पक्षियों की पंक्ति तथा ऊंटों की वो चाल, के सामने चेतांसी विकास बनती, किस प्रकार के चित्त को आनंदित नहीं करती, अर्थात सभी प्रकार के मनों को आकर्षित करती है। ऐसा हमारा मरुस्थल है। फिर अगला श्लोक देखते हैं। ये श्लोक भी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। और आपका प्यार जो हमें मिल पा रहा है वो भी काफ़ी अद्भुत है। लगातार हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। लिखा है कि वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वा अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन् सरतः प्रसन्नं सलिलं चकास्ति, सरतं प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षागमे, वर्षा धन आगमे है यानी वर्षा के आगमन पर। ऐसा समय जब मरुस्थल में वर्षा का आगमन होता है तो वर्षागमे यानी वर्षा के आगमन पर चारु यानी सुंदर, चारु, चारु यानी सुंदर, मरुम यानी मरुस्थल को, वर्षा के समय सुंदर मरुस्थल को विहाय माने छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, क्व अन्यत्र, क्व माने कहीं भी, अन्यत्र माने दूसरी जगह, रमेत चित्तम न रमेत चित्तम, चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता। वर्षा के आगमन पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर किसी अन्य जगह चित्त नहीं लगता, मरुस्थल में ही चित्त लगता है। इतना मनोहर और इतना मधुर लगता है। किस समय में? वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वा अन्यत्र चित्तम क्वा अन्यत्र कस्यापि रमेत चित्तम। और फिर लिखा है कि सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन्, सर माने तालाब, सर माने तालाब, वर्षा समय अपि वर्षा के समय में, चकास्ति माने शोभा देते हैं, सर माने तालाब, वर्षा होती है तो वहाँ के तालाब लबालब भर जाते हैं। और फिर क्या होता है? वर्षा समय सरसु, वर्षा के समय में वहाँ के तालाब सरतः प्रसन्नम यानी सरतः प्रसन्न, सरतः प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, सलिलम यानी जल, जल, और चकास्ति माने शोभा देता है। वहाँ का जो वर्षा के समय में तालाबों में भरा हुआ जो जल है, शरत है यानी शरद ऋतु की तरह शोभा देता है। बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडी होती है वहाँ के तालाब,
जब रेत होती है तो वो चांद के संपर्क में आने से बहुत शीतल हो जाती है और उसी शीतलता के कारण जो जल है वो भी बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए प्रयोग किया शरत है। यानी शरद ऋतु यानी सर्दी की तरह ही वर्षा के समय में वहाँ के तालाबों का जो सलिल माने जल है चकास्ती माने शोभा देता है। इसलिए वर्षा गमे चारु मरुम विहाय, वर्षा के आगमन पर तो सुंदर मरुस्थल को छोड़कर कश्यापि कहीं भी न चित्तम रमेत, चित्त नहीं लगता। वर्षा के समय तो मरुस्थल में ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हमारा ये श्लोक था। आगे का श्लोक भी देखते हैं। आगे लिखा है कि गावः प्रसन्नाः मनुजा प्रसन्नाः देवा प्रसन्नाः वृत्तिदान यज्ञे किम नाम तदन मरो समृद्धं विद्या समृद्धो भवता विदेय। ऐसा इसका अर्थ देखते हैं। और बताया कि गावः प्रसन्ना, वहाँ की गावः माने गायें, प्रसन्ना माने प्रसन्न है। वहाँ की गायें भी कैसी है? प्रसन्न है। मरुस्थल की गायें प्रसन्न हैं। अब ये थोड़ी है कि गायों को ऐसे माइक लगा के पूछा गया होगा कि आप प्रसन्न है या नहीं। वहाँ की गायें हष्टपुष्ट है, मतलब प्रसन्न है। वहाँ की गायें हष्टपुष्ट है, काफ़ी तरोताज़ा हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। इसका मतलब वो प्रसन्न है। गायें बिल्कुल प्रसन्न है। अलग अलग प्रकार की विविध प्रकार की वहाँ पर अलग अलग नस्लों की गायें हैं जो काफ़ी प्रसन्न हैं, अर्थात काफ़ी परिपक्व हैं। और मनुजा है यानी मनुष्य भी प्रसन्न है। वहाँ की गायें तो प्रसन्न है ही, मनुजा प्रसन्ना, वहाँ के मनुष्य भी प्रसन्न है उस मरुस्थल प्रदेश के। और देवा प्रसन्ना, और देवता भी प्रसन्न है। सब लोग वहाँ के प्रसन्न हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्रसन्न वहाँ की गाय हैं। देवा प्रसन्ना, और ये सब क्यों है, सब प्रसन्न क्यों है? तो लिखा है कि व्रतदान यज्ञ, व्रतदान यज्ञ, व्रत करने से, दान करने से और यज्ञ माने यज्ञ करने से गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना। क्यों? व्रतदान यज्ञ, व्रत करने से, दान करने से और यज्ञ करने के कारण वहाँ की गायें भी प्रसन्न है, मनुष्य भी प्रसन्न है। और वहाँ के उन मनुष्यों और गायों और सभी प्रकार के लोगों से देवा प्रसन्ना। क्यों देवा प्रसन्ना? क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं? व्रत भी करते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं? दान भी करते हैं और वहाँ के लोग यज्ञ भी करते हैं, इसलिए सब कुछ प्रसन्न है। किंतु नीचे लिखा है कि किम नाम तदन मरो समृद्धम विद्या समृद्धम भवता विदेय। किम नाम, ऐसा क्या नाम है? यत माने जो, न यानी नहीं है, मरोह यानी मरुस्थल में, समृद्ध यानी समृद्ध, जिसकी मरुस्थल में बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसा क्या है? तो लिखा अगले ही शब्द में कि विद्या समृद्धम भवता विदेह। विद्या वहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। अभी तो वहाँ पर बहुत अच्छी विद्या है मेरे हिसाब से, लेकिन इस पाठ को जब लिखा जा रहा होगा तब वहाँ पर बहुत अच्छी विद्या कवि के हिसाब से नहीं होगी। विद्या वहाँ पर समृद्ध नहीं है। और भवताम यानी आपको, विधेय माने करनी है, आपको वहाँ पर विद्या, समृद्ध विद्या करनी है। उस मरुस्थल के प्रदेश में गाय प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, लेकिन वहाँ के लोगों की विद्या है, वहाँ पर विद्या की कमी है। इसलिए भवताम यानी आपको, विधेय माने ये सब करना है। ऐसा मरुस्थल के इस श्लोक में लिखा हुआ है। तो ये श्लोक भी आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, अर्थ आपका चल रहा है, उसे आप देखें और यहाँ से आप एक एक शब्द को स्पष्टीकरण और व्याख्यात्मक रूप से समझें। हम आपके
लगातार कुछ न कुछ प्रयास करते रहेंगे मित्रों। आप हमारे पुराने वीडियो 1 पार्ट से लेकर 11 पार्ट तक, अभी ये 12वां पार्ट है, हमारे चैनल सेंट्रल मिशन पर यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर गणित की भी बेहतरीन वीडियो डली हुई है, आप उन्हें भी देखें और अपनी इस पढ़ाई को अनवरत जारी रखें, क्योंकि मित्रों समय बहुत अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके पास तो कम भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ें उनको। अगला श्लोक देख लेते हैं कि मानम मनीषिता मैत्री मरुदुष्णम मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णसी प्रमुख खंबरो। और भी क्या विशेषताएं हैं मरुस्थल की, तो मरुस्थल की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कवि ने अपने अंतिम श्लोक में बताया कि और मरुस्थल की क्या विशेषता है। तो मानम यानी सम्मान, मनीषिता वहाँ के लोगों का क्या है, सम्मान है, मान है। मनीषिता, मनीषिता यानी वहाँ के विद्वानों का सम्मान है। वहाँ बहुत सारे विद्वान हैं और वहाँ के मनीषिता यानी विद्वान लोगों का बहुत अच्छा सम्मान है। मैत्री, मैत्री यानी मित्रता, वहाँ के लोगों की जो मित्रता है वो भी बहुत अच्छी है। मरुस्थल के जो लोग होते हैं बहुत मित्रवत उनका व्यवहार होता है। और फिर लिखा कि मरुद उष्णम, मरुत यानी हवा, मरुत माने वायु, और कैसी, उष्णम, उष्णम यानी गर्म, वहाँ की गर्म वायु भी वहाँ की एक क्वालिटी है, स्पेशलिटी है। गर्म वायु भी मरुस्थल की एक अपने आप में विशेषता है। वहाँ के लोगों की मित्रता भी अपने आप में एक स्पेशल विशेषता है। वहाँ के विद्वानों का मान और सम्मान भी वहाँ के लोगों की एक विशेष प्रकार की विशेषता है। और फिर आगे लिखा है कि मरीचिका मृग तृष्णा, मरीचिका, मरीचिका मृग तृष्णा। अब इसको समझे, मरीचिका मृग तृष्णा, तृष्णा माने प्यास, मृग यानी मृगों की, और मृगों की प्यास, ऐसे ऐसे मृग जो प्यास से बहुत व्याकुल हों, ऐसे मृग। और मरुस्थल के प्रदेश में जहाँ भी वो देखते हैं उनको रेत ही रेत दिखाई देती है उन मृगों को। और रेत क्या करती है, चमकती है। रेत क्या करती है, चमकती है। और मृग जैसे ही रेत को चमकते हुए देखता है तो वो समझता है कि जल है। रेत ऐसे ही चमकती है, वो समझता है कि जल है, तो वो भागकर उस रेत में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी जल नहीं मिलता। फिर वो यहाँ से दूसरी तरफ रेत को देखता है चमकते हुए, भागकर वहाँ जाता है, वहाँ भी उसे जल नहीं मिलता। इस तरह से वो जो हिरण है, मृग है, वो प्यासा जो मृग है उस मरुस्थल की उस रेतीली उस भूमि में इधर उधर जल को पाने के लिए ढूंढता रहता है, दौड़ता रहता है। ये मृग तृष्णा, ये उसकी ये मृग तृष्णा भी मरुस्थल की एक अपनी विशेषता है। मृग मरीचिका कहते हैं इसको, मृग मरीचिका यानी प्यासे मृगों की मृग तृष्णा, प्यास से व्याकुल मृगों की तृष्णा, ये भी वहाँ की अपनी एक अलग विशेषता है। और इसके बाद में और एक और विशेषता है कि मनुष्याणाम उष्णिसिम, मनुष्याणाम उष्णिशम, उष्णिशम यानी होता है पगड़ी। और पगड़ी क्या, आप तो साफा कहिए। मरुस्थल के लोगों की जो विशेषता है, या यूँ कह लीजिए कि सारे मारवाड़ की जो विशेषता है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे सारे राजस्थान की जो विशेषता है, उसमें जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है साफा। क्या है, पगड़ी। मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, उष्णिसी
मनुष्याणाम मूर्धनि ऐसा शब्द है, मूर्धनि, मूर्धनि यानी सिर पर, क्या उष्णिसी यानी पगड़ी, मनुष्यों के सर पर स्थित पगड़ी भी वहाँ के लोगों की अपनी एक विशेषता है। और क्या है, तो इसकी पूरी प्रमुख खंबरों यानी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो मानम मनीषिता मैत्री मरुदुष्णम मरीचिका मृगा मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णसिम प्रमुख खंबरो, वहाँ के लोगों का सम्मान ये भी उनकी विशेषता है। मनीषिता यानी उनके विद्वानों का आदर, ये भी उनकी अपनी विशेषता है। मैत्री यानी वहाँ के लोगों की मित्रता भी अपनी विशेषता है। मरुदुष्णम यानी कि गर्म गर्म चलने वाली वहाँ की जो गर्म वायु है वो भी अपनी एक क्वालिटी है। मरीचिका मृगा, और प्यास से व्याकुल उस रेत में इधर उधर घूमते दौड़ते मृग भी उसकी अपनी विशेषता है। और मनुष्यों के सर के ऊपर रखी हुई वो पगड़ी, वो शापा भी मरुस्थल के लोगों की अपनी विशेषता है। तो ये जो सारी विशेषता थी ये मरुस्थल के सौंदर्य को दृष्टिगोचर करती है। बहुत शानदार आपका ये पाठ था, बहुत अच्छा लगा मुझे भी पढ़ाते हुए। यदि आपको भी अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। 8 श्लोक थे और श्लोक आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इनसे व्याख्या पूछी जा सकती है, प्रश्नोत्तर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही। लेकिन आप अपने मित्रों को भी इसे शेयर कर सकते हैं, जो मित्र वंचित है, जिन्हें हम ये वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो आप हमारे लिए इन वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा सुनिश्चित हो सके, वे भी पढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। विद्यार्थियों के हित में, विद्यार्थियों के लिए हमारा चैनल बहुत अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है। आपका जो प्यार है वो बहुत अच्छा हमें मिल पा रहा है। आप भी हमें इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। जल्द मिलते हैं किसी नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जय हिंद।